ये जो हमारा मास्टर ऑफ हिस्ट्री का 01 का जो MHI 01 का जो क्वेश्चन है, कांस्ययुगीन समाजों में शहरीकरण की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को पता है कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं। तो देखिए, कांस्य युग, कांस्य मतलब एक तरह का धातु है जो कि तांबा मतलब जिसे हम लोग कॉपर बोलते हैं, और टीन मतलब इन दोनों को मिलाकर बनाई जाने वाली मिश्र धातु है कांस्य। ठीक है, और जिस युग में ये मिला था या फिर बना था, उस युग को हम लोग कहते हैं कांस्य युग। ठीक है, तो मानव इतिहास का वो महत्वपूर्ण चरण है जब ये युग आया हमारे जीवन में, हमारे पूर्वजों के जीवन में। तो ये पूरे के पूरे मानव के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया जब समाज कृषि आधारित ग्रामीण जीवन से आगे बढ़कर संगठित, घने और जटिल नगरों की ओर अग्रसर हुआ। इस काल में उत्पादन, प्रशासन, शिल्प, व्यापार और राजनीति में ऐसे परिवर्तन हुए जिन्होंने शहरीकरण की नींव रखी है। देखिए, जब हमारा समाज कृषि आधारित ग्रामीण जीवन से निकलकर आगे बढ़ा, लोग संगठित होकर रहने लगे, घने जगहों में रहने लगे, घने घने घर बनाकर। ठीक है, जटिल नगरों में रहने लगे, मतलब जटिल नगरों के जैसे ही अग्रसर हुए, तो उस समय में उत्पादन जो था किसी भी चीज़ का, जो प्रशासन था और जो शिल्प था, व्यापार, जो चीज़ें चल रही थी, इन सब में, राजनीति में, इन सारी चीज़ों में बहुत ही जोरदार तरीके का इसमें परिवर्तन हुआ। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन की सभ्यताओं में विकसित नगर इस बात के प्रमाण है कि कांस्य युग में शहरीकरण केवल बस्तियों का विस्तार नहीं था। मतलब मेसोपोटामिया, मिस्र में, सिंधु घाटी में और चीन की सभ्यता में जो विकसित, मतलब जो चीज़ें विकसित होती नजर आई, वो केवल इस बात का प्रमाण नहीं है कि कांस्य युग शहरीकरण में बदल गया, बल्कि या फिर बस्तियों की वजह से ये सब शहरीकरण हो रहा है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपांतरण भी था। मतलब व्यापक तरीके से बहुत ही वास्ट एरिया में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। पहला है, आज मतलब हम लोग इस आंसर को कुछ पॉइंट वाइज में देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कृषि अधिशेष और शहरी जीवन की आधारशिला। मतलब कांस्य युगीन शहरीकरण की सबसे बड़ी और पहली शर्त थी कृषि में अधिशेष उत्पादन था। नदियों के किनारे विकसित सिंचाई प्रणालियों जैसे नील की बाढ़, यूफ्रेट्स की नहरें और सिंधु क्षेत्र में कुओं और भूमिगत जल ने खेती को स्थिर और उपजाऊ बनाया। जब खेतों से इतनी उपज होने लगी कि किसानों के साथ साथ गैर कृषक आबादी का भी पेट भर सके, तभी नगरों में घनी जनसंख्या का पोषण संभव हुआ। मतलब जो ये नगर बसे, वो भी उन गाँव की या फिर गाँव में होने वाले जो खेती थी, कृषि पे डिपेंड थे। ठीक है, मतलब वो जो किसान थे, मतलब अपना खुद का पेट भरने के बाद किसी और का भी पेट भरने में सक्षम जब हुए, जो कि नदी के किनारे नील की बाढ़ लगाए। ठीक है, यूफ्रेट्स की नहरें आई, सिंधु क्षेत्र में कुओं और भूमिगत जल ने खेती को स्थिर बना दिया था। मतलब जो खेती था वो अब एक जगह से, मतलब जो किसान था उसका उससे ज़्यादा अब उत्पादन कर पाता था, अपने से ज़्यादा उत्पादन कर पाता था। तब जाकर शहरों में उसको पठाया गया और शहर की जो घनी जनसंख्या थी उसका पोषण संभव हुआ। ठीक है, दूसरा है नदियों और परिवहन व्यवस्था की भूमिका। देखो, शहरों के विकास में नदियाँ केवल जल का स्रोत नहीं थी, बल्कि परिवहन की रीढ़ भी थी। मतलब शहर को डेवलपमेंट करने में नदियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मतलब नदियों के रास्ते से ही शहर में बहुत सारी चीज़ों को ले जाया गया, आदान प्रदान किया जा रहा था। तो नील, यूफ्रेट्स, टिग्रिस और सिंधु जैसी नदियों के माध्यम से अनाज, कच्चा माल और तैयार वस्तुओं का आवागमन हुआ। ठीक है, जैसे नौकाओं, पहिएदार गाड़ियों और पशु वाहनों ने शहर और गांव के बीच संबंध मजबूत किया, जिससे शहरी जीवन को निरंतर आपूर्ति मिलती रही। मतलब शहर भी अगर बना है तो वो भी गांव की बदौलत से, क्योंकि गांव से ही सारी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ करता था। तीसरा नंबर बिंदु है जनसंख्या का संकेंद्रण और घनी बस्तियाँ। देखो,
कांस्य युग में शहरीकरण का अर्थ था लोगों का बिखरे गांवों से निकलकर एक सीमित क्षेत्र में बसना। मतलब गांव में लोग इधर उधर बिखरे हुए थे। जो जगह थी, मतलब सभी लोग एक साथ नहीं रहते थे, लेकिन उन लोग मतलब जब गांव से निकले तो एक सीमित क्षेत्र में जाकर बस गए। ठीक है। शहरों में जनसंख्या घनत्व अधिक था और लोग पास पास रहते थे। गांव में लोग कहीं भी रहते थे। ऐसा नहीं था कि एक घर के बाद ही दूसरा घर बनाना जरूरी था। नहीं, गांव में पूरा जगह था। आप लोग मतलब लोग कहीं भी रहते थे। शहर में क्या हुआ, जब लोग ज़्यादा बढ़ गए तो धीरे धीरे जो शहर का घनत्व था वो भी बढ़ गया। तो लोग एक दूसरे के पास रहने लगे, मतलब घर बनाने के लिए बाउंड हो गए। तो इससे सामाजिक संपर्क बढ़ गया। लोगों में जो संपर्क था वो कुछ ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन साथ ही संसाधनों के कुशल प्रबंधन और नियंत्रण की आवश्यकता भी उत्पन्न हुई। तो जो हमारे पास संसाधन थे उसका सही से उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी हो गया, जिसने जो हमारा नगर प्रशासन है उसको जन्म दिया। मतलब नगर प्रशासन का जन्म कब हुआ, जब शहर के लोगों ने अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको नियंत्रण में रखने की सोची, तब जाकर नगर प्रशासन का जन्म हुआ। चौथा नंबर है श्रम विभाजन और विशेषज्ञता का विकास। देखिए, शहरी समाज की पहचान कृषि से अलग अलग पेशों के विकास से होती है। शहरी समाज की जो पहचान है वो कृषि से नहीं होती, बल्कि उसके अलग अलग पेशों से विकास होती है शहर के शहरी समाज की। कांस्य युग में धातु कर्म, मृद भांड निर्माण, मुहर नक्शाकाशी, वस्त्र बुनाई, व्यापार, लेखन और प्रशासन जैसे कार्यों में विशेषज्ञ लोग लगे। मतलब जो लोग थोड़े मतलब एडवांस लेवल पर जिन लोगों को जानकारी थी वे लोग इन सारे कामों में लग गए। यह श्रम विभाजन तभी संभव हुआ जब राज्य या मंदिर जैसी संस्थाओं ने इन विशेषज्ञों की आजीविका सुनिश्चित की। मतलब श्रम विभाजन हुआ, कौन क्या काम करेगा, किस फील्ड में किसको अच्छा नॉलेज है वो वही काम करेगा। तो इन सारी चीज़ों का मतलब सबको अलग अलग काम सौंपा गया। पांचवा है शास्त्रीय संभ्रांत वर्ग और प्रशासनिक ढांचा। शहरों के साथ साथ शासक वर्ग का उदय हुआ। मतलब शहर जब बने तो शहर पर शासन करने वाले लोगों का भी मतलब लोगों के ऊपर जो शासन कर पाए ऐसे लोगों का भी उदय हुआ, जो कानून व्यवस्था, कर वसूली और श्रम नियंत्रण करता था। मतलब कर वसूली करना लोगों से, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और श्रम को नियंत्रित करना, मतलब सबको सिस्टम के तहत रखना, इन सब का जन्म हुआ। तो यह वर्ग स्वयं श्रम नहीं करता था। अब ये जो वर्ग था जो सब पे शासन करता था वो स्वयं श्रम नहीं करता था, मतलब अपना काम वो नहीं करता था, उसका कुछ काम नहीं था, इन सबको नियंत्रण करना ही उसका काम था। बल्कि जनता के श्रम का संगठन करता था। बड़े प्रशासनिक ढांचे के संचालन के लिए लेखन, लेखा जोखा और कैलेंडर जैसी प्रणालियों का विकास हुआ, जो शहरीकरण की अनिवार्य विशेषता बन गई। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो देखभाल करता था उसका भी अलग मतलब काम था, जो लेखा जोखा काम होगा, जो कैलेंडर जैसी प्रणालियों को भी वो मेंटेन करता हुआ चल रहा था। छठा है मंदिर और महल, शहरी संस्थाओं के केंद्र। देखिए, कांस्य युगीन शहरों में मंदिर या महल सार्वजनिक जीवन के प्रमुख केंद्र थे। मतलब मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि उत्पादन, भंडारण और वितरण के भी केंद्र थे। तो मंदिर में क्या होता था, बहुत सारी चीज़ों को उत्पादन करने के बाद वहाँ पे ले जाया जाता था, वहाँ पे भंडारा भी कराया जाता था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मंदिर में वितरण किया जाता था। ठीक है, वो सिर्फ धार्मिक जगह नहीं था कांस्य युगीन शहर में। महल शासकीय शक्ति और प्रशासन का प्रतीक भी था। जो महल था वो शासकीय शक्ति का प्रतीक था कि शासक का महल है, प्रशासन का प्रतीक था। तो मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी में इन इमारतों की भव्यता शहरी जीवन की संगठित प्रकृति को दर्शाती है। सातवां नंबर है लेखन, मुहर और अवैयक्तिक लेन देन। देखिए, शहरों में लेन देन व्यक्तिगत संबंधों पर नहीं बल्कि नियमों और प्रतीकों पर आधारित था। शहरों में जो लेन देन हुआ करते थे वो किसी व्यक्तिगत संबंध पर नहीं हुआ करते थे, बल्कि नियमों और प्रतीक पर था। इसी कारण लेखन और मुहरों का व्यापक प्रयोग हुआ। मतलब जो मुहर हुआ करते थे उनका बहुत जोरदार तरीके से प्रयोग हुआ था।
बेलनाकार मुहरे, अभिलेख और दस्तावेज इस बात के प्रमाण हैं कि शहरी अर्थव्यवस्था में विश्वास और नियंत्रण संस्थागत रूप ले चुका था। मतलब जो बेलनाकार मुहरे हुआ करते हैं, उनको देखकर और उस समय के जो दस्तावेज हैं या फिर जो अभिलेख हैं, जो अभिलेख का मतलब हो गया जो बड़े-बड़े चट्टानों पर लिखाए गए जो लेख थे, ठीक है? वो इस सभी बातों का प्रमाण है कि शहरी अर्थव्यवस्था में विश्वास और नियंत्रण के जो संस्थागत रूप था, वो ले चुका था। 8वां नंबर है शहरी नियोजन और नागरिक सुविधाएं। देखिए, कांस्ययुगीन शहरीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता नियोजित नगर व्यवस्था थी। मतलब कांस्ययुगीन शहरीकरण में बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से थी। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में जल आपूर्ति, कुएं, स्नानागार और मल निकास की सुव्यवस्थित प्रणाली थी। अगर हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें, तो उसमें अगर उस शहर को हम लोग देखें तो वहाँ पे जल की जो आपूर्ति थी, मतलब जल कहाँ से प्रयोजन कितना हो, जितना ज़रूरत हो उतना ही मिले। उसके बाद कुएँ जो हुआ करते थे, जो स्नानागार हैं, और शहर से बाहर निकलने का रास्ता, पानी के लिए शहर से बाहर निकलने का रास्ता, जो मल थे, जो गंदगी थी उसको निकालने का रास्ता भी बहुत ही अच्छी और तरीके से सुसंगठित था उस समय में, ठीक है? तो यह दर्शाता है हमें कि शहर का विकास स्वतः स्फूर्त नहीं बल्कि केंद्रीय नियंत्रण और योजना के तहत हुआ था। मतलब मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमें पता लगता है कि उस समय का जो शहर था, वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया था। वो अपने आप डेवलप नहीं हुआ था, बल्कि बहुत सूझबूझ के साथ वहाँ पे प्लानिंग के साथ सारी चीज़ों को बनाया गया था। 9 नंबर का हमारा है सुरक्षा, सन्निवाद और नगर राज्य। देखिए, घनी आबादी और संसाधनों की रक्षा के लिए शहरों के चारों ओर दीवार बनाई गई। आबादी के लिए, लोगों के लिए और संसाधनों की रक्षा के लिए जो शहर था, उसके चारों तरफ जो दीवारें थी वो बनाई गई। इससे सन्निवाद और नगर राज्य की अवधारणा विकसित हुई। मतलब सेना की ज़रूरत पड़ेगी इन सभी चीज़ों की रक्षा के लिए, तो सन्निवाद का जन्म हुआ और नगर राज्य की अवधारणा भी विकसित हो गई। तो मेसोपोटामिया में उरुक जैसे नगर राज्य और गिलगमेश जैसे शासकों की कथाएं इस प्रक्रिया को स्पष्ट करती हैं, जहां शहरीकरण और राज्य सत्ता का गहरा संबंध था। ठीक है। 10वां नंबर है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। देखिए, शहरीकरण के साथ समाज की प्रकृति भी बदल गई। कबीलाई या नातेदारी आधारित संबंध कमजोर हुए और उनकी जगह पेशेवर निर्भरता ने ले ली। व्यक्ति अपने कार्य और विशेषज्ञता के आधार पर समाज से जुड़ा, जिससे एक जटिल लेकिन परस्पर आश्रित शहरी समाज का निर्माण हुआ। मतलब सामाजिक संरचना का परिवर्तन हुआ। समाज शहरीकरण की जो समाज की जो प्रकृति थी वो पूरी बदल गई। ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि व्यक्ति अपने कार्य और विशेषज्ञता के आधार पर से जुड़ा। मतलब व्यक्ति का जो कार्य है, जिसमें जिस व्यक्ति में जो कार्य करने की क्षमता थी, उससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़ पाया। तो जिससे क्या हुआ कि एक जटिल और लेकिन परस्पर आश्रित शहरी जीवन का निर्माण हो गया। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि कांस्ययुगीन समाजों में शहरीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया थी, जिसमें कृषि अधिशेष, परिवहन, संविभाजन, शासकीय शक्ति लेखन और नियोजित जीवन शैली का समन्वय दिखाई देता है। यह केवल नगरों के निर्माण की कहानी नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपांतरण की भी कहानी है। मतलब नगर केवल बना ये बात कहानी नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके साथ साथ जो सामाजिक, जो आर्थिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से जो रूपांतरण देखने को मिला, ये बहुत ही एक अद्भुत चीज़ें हैं हमारे अपने आप में इतिहास में। और इसी व्यापक परिवर्तन को विद्वानों ने शहरी क्रांति भी कहा है, जिसने आगे चलकर सभ्यताओं के विकास की दिशा को तय किया था। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस सब्जेक्ट से जुड़े आप लोग और वीडियो देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को चैनल का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ से आप लोगों की सारी चीज़ें सीरियल वाइज देख सकते हैं। ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।